तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारे देश में से होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, जहां पर तमिलनाडु ऐसा स्टेट निकल कर आया है जो देश का टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर है। तो दोस्तों यहां पर वैसे तमिलनाडु थोड़ा रैंक्स में स्लिप हुआ था 2014 में जब नोकिया शटडाउन हुई थी, लेकिन जब हमारे देश के अंदर पीएलए स्कीम इंट्रोड्यूस हुई लॉकडाउन के आसपास और धीरे धीरे देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फिर से बढ़ना शुरू हुई, तो तमिलनाडु ने एक बहुत जल्दी लीड पकड़ी थी और यहाँ पर इस स्टेट ने नंबर 1 पोजीशन इसके लिए हासिल किया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। वैसे उत्तर प्रदेश सेकंड पोजीशन पर आया है, कर्नाटका थर्ड पोजीशन पे, जहां पर इंडिया का टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट जो है वो $23.5 बिलियन का है। वैसे अभी हमें बहुत ही ज्यादा आगे काम करना है, हम अभी भी 5-10% नहीं आते दुनिया के टोटल प्रोडक्शन के हिसाब से, इसके लिए अभी काम करना वैसे बाकी है, लेकिन ग्रोथ जो है वो काफी तेजी से हो रही है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड, जहां पर जो स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस है इसका प्रोटोटाइप 24 महीनों में रेडी होकर सप्लाई कर दिया जाएगा, ऐसा सर्गेई मेरेदेव ने कहा है, जो कि हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट इन इंडिया है रशिया के टीएमएच के। तो दोस्तों ये रशिया से स्टेटमेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर जो लातूर की कोच फैक्ट्री है और ये रशियन कंपनी मिलकर जॉइंट बिडिंग की थी वंदे भारत को बनाने के लिए। वैसे दोस्तों ये अकेला जॉइंट वेंचर नहीं है, स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत बनाने के लिए कुछ और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिले हैं दूसरे कंपनीज को भी, क्योंकि काफी बड़ा ऑर्डर था अलग अलग वर्जन का। यहाँ पर ये जो रशिया और इंडिया कोलैबोरेशन वाली वंदे भारत है वो 24 महीनों में पटरी पर चलते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों फिर से वंदे भारत से आ रही है, जहां पर इंडियन रेलवेज ने एक अजीब सा स्टेटमेंट दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि वो नॉन एसी वंदे साधारण ट्रेन स्लीपर और जनरल फैसिलिटी के साथ बनाने के बारे में डिसीजन ले रहे हैं और इसको यूज किया जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए। और यहाँ पर कहा गया अराउंड 65 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ऐसे रेक को बनाने के लिए और ईयर एंड तक ऐसे रेक्स को रोल आउट कर दिया जाएगा। अब थोड़ा अजीब दोस्तों ये लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो है इंडियन रेलवेज को ये समझना जरूरी है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अंदर नॉन वेंटिलेटेड कोचेस को बनाना अभी सही नहीं है। जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट वैसे भी सह रही है इन टर्म्स ऑफ टिकटिंग के हिसाब से, तो सस्ते टिकटों के साथ में एसी कोचेस जो है ज्यादा सीटिंग के साथ में मे बी लेस टेक्नोलॉजी के साथ में गवर्नमेंट ला सकती है, बट फिर भी ये डिसीजन लिया गया है। वैसे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि मेरे भी इसके ऊपर काफी ओपिनियंस है, तो वो मे बी चैनल पे अगले वाले कुछ दिनों में दिखने को मिलेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है नागपुर से, जहां पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स MMLP बनाने के लिए 352.97 करोड़ रुपीस के बिड्स अनाउंस किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर किया जाएगा। तो ये 45 सालों के लिए प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाया जाएगा और एग्जैक्टली अगर लोकेशन की बात करें तो सीधी विलेज के अंदर होगी, जो वदर डिस्ट्रिक्ट में आता है और NH 361 पे ये लोकेटेड है। तो दोस्तों नागपुर देश की ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे लॉजिस्टिक्स का काम होता है, क्योंकि नागपुर जो है वो देश का जियोग्राफिकल सेंटर है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी अगर पार्क बनता है, डिलीवरी फैसिलिटी बनती है, लॉजिस्टिक्स सब बनता है, तो देश के चारों कोने से वो काइंड ऑफ इक्वी डिस्टेंट होता है। इसके कारण बहुत सारे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स ऑलरेडी नागपुर में मौजूद है, और अभी ये जो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत का काम था जो NH और मौत के अंतर्गत भी बन रहा है, उसका बिड इनवाइट हो गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे देश के विक्रम सोलार से रिलेटेड, जिन्होंने थर्सडे को कहा कि वो इन्वेस्ट करेंगे $1.5 बिलियन US सोलर एनर्जी सप्लाई चेन के अंदर और कोलोराडो में अपनी फैक्ट्री खोलेंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा एक रिवर्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मैं खबर आपको दे रहा हूँ। विक्रम सोलर इंडियन कंपनी है और इन्होंने कहा कि वो कोलोराडो USA के अंदर फैक्ट्री बनाएंगे, और जो फैक्ट्री होगी ये काइंड ऑफ ब्रांड न्यू वेंचर होगा जिसको VSK एनर्जी के नाम से चलाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो फैक्ट्री सेटअप होगी कोलोराडो में वो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्पीट करने के लिए होगी। जो सोलर होल्डिंग्स है US एंड इंडिया की, यहाँ पे दोनों कंपनी से कोलैबोरेशन है और US बेस्ड कंपनीज का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट लिया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ओडिशा से, जहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो 37 करोड़ रुपीस खर्च करेंगे एक टनल बनाने के लिए लक्ष्मी दुनगरी में, जो कि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर का एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। और ये टनल बनने की वजह से जो मुंबई और कोलकाता के बीच में चलने वाला हाईवे है NH 53, उसके बीच के अंदर का एक बहुत बड़ा कंजेशन पॉइंट फ्री होगा। जियो टेक्निकल सर्वे ऑलरेडी इस टनल का किया जा रहा है और बाद में इसका कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा, जो कि एक 4 लेन हाईवे टनल होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है श्री सीमेंट लिमिटेड से, जिनके वेस्ट बंगाल प्लांट में बेसिस ऑफ ट्रायल पे प्रोडक्शन शुरू हो गया है। तो दोस्तों श्री सीमेंट ने यहाँ पर 550 करोड़ रुपए का एक प्लांट बनाया था सीमेंट बनाने वाला, और बहुत ज्यादा लंबे समय बाद में वेस्ट बंगाल में कोई सीमेंट प्लांट बना था। यहाँ पर 3 मिलियन टन MTPA की कैपेसिटी के हिसाब से इन्होंने इनिशियली अभी ये प्रोडक्शन शुरू किया है,
चीज़ें सही की जाएगी, रिफाइन की जाएगी, लेकिन जब चीज़ें इंक्रीज होगी तो वो 50 मिलियन टन पर एनम की होगी और बाद में बढ़कर 80 मिलियन टन पर एनम हो जाएगी और 1250 लोगों को यहाँ पर नौकरी मिलेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है देश के पहले इंडिजिनियसली डेवलप्ड 700 मेगावाट की न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से रिलेटेड, जो कि है काकरापुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट गुजरात में, और इसे कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गए हैं शुक्रवार को। यहाँ पर इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि विद ग्रेट प्लेजर दिस इज टू इन्फॉर्म दैट अ फर्स्ट इंडिजिनियस 700 मेगावाट यूनिट कैप3 हैज बीन कमर्शियल ऑन 30 जून 2023। तो यहाँ पे जो यूनिट शुरू भी किया गया है वो ऑलरेडी अपने 90% ऑफ टोटल पावर आउटपुट पे पहुंच चुका है। वैसे और भी यहाँ पे यूनिट्स बन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है ये ओपन किए जाएंगे और इनका ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। वैसे अब तक जो भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स इंडिया में बने हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेन कोलैबोरेशन हुई है, कई चीज़ें मंगवानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर इसको इंडिजिनियस हम बोल सकते हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है इंडियन गवर्नमेंट की नवरत्न डिफेंस PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली कंपनी से, जिन्होंने ऑर्डर्स जीते हैं 2191 करोड़ रुपीस के, और ये ऑर्डर्स जो है वो कई सारे नॉन डिफेंस भी है, या फिर चाहे वो रेडार हो, जैमर्स हो, सर्वेलेंस रेडार्स हो, डेटा मॉडम एनक्रिप्शन इक्विपमेंट हो, इन जैसे ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मुंबई के धारावी से रिलेटेड, जहां पर कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 33,000 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड को मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर करने के लिए। तो दोस्तों मुंबई मेट्रो लाइन 3 का धारावी स्टेशन भी आता है, जो कि एक अंडरग्राउंड लाइन है, और ऑब्वियसली मेट्रो लाइन को एंसिलरी सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है, सब स्टेशन हो गए, वेंटिलेशन सिस्टम्स वगैरह हो गए, तो ऐसे कई सिस्टम्स के लिए अलग अलग जगह पे ओवर द ग्राउंड भी जमीन लगती है, और ऐसी जमीन की जरूरत थी धारावी में, जो कि इस लोकेशन पे दे दी गई है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है नेशनल सेंटर ऑफ फोटोवोल्टाइक रिसर्च एंड एजुकेशन से, जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के साथ में मिलकर किया है एक पेरोव्स्काइट सोलर सेल, और ये 26% एफिशिएंसी दिखाने में सक्सेसफुल रहा है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर अब तक की रिकॉर्ड की गई सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है। जो वैसे सोलर पैनल्स मिलते हैं जनरली वहां पर 22% का भी पैनल अगर आपको मिल जाए तो वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट पैनल माना जाता है। और बेसिकली कैलकुलेशन होता है कि सूरज की जमीन जो एक अगर मीटर स्क्वायर एरिया पे गिरती है, तो उस पूरी एनर्जी में से एक्चुअली कितनी एनर्जी को बिजली में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एफिशिएंसी होती है किसी सोलर पैनल की। वैसे ही एफिशिएंसी पिछले 3 दशकों से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण सोलर वन ऑफ द चीपेस्ट एनर्जी सोर्स बन गया आज के डेट में। लेकिन यहाँ पर ये एफिशिएंसी धीरे धीरे रिसर्च के साथ और बढ़ रही है, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के भी यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन है। वैसे देखना पड़ेगा कि ये जो तरीका यूज किया गया है ये कमर्शियली आगे चलकर वायबल होगा, किस तरीके से किया गया है, बाकी चीजें भी। आज के आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो कंप्यूटर साइंस 2589 पूछते हैं व्हाई गवर्नमेंट डजंट यूज AI एंड रोबोट्स इन रेलवेज, इट विल प्रिवेंट ह्यूमन एरर एंड एक्सीडेंट्स। तो देखो जनरली ना ऐसे हो जाता है, कब कोई भी चीज ट्रेंड होती है तो लोग हर चीज के अंदर उसी चीज को सॉल्यूशन फेंकना शुरू कर देते हैं। जैसे AI रोबोटिक्स वगैरह के बारे में पिछले कुछ महीनों से ज्यादा ही बात हो रही है, तो हर चीज के अंदर वो सॉल्यूशन फेंक दिया जाता है कि वो चीज यूज की जाए कि नहीं की जाए, ये जाने बिना कि एक्चुअल में वो चीज वहां पे एप्लीकेबल है या नहीं है, और एक्चुअल में ये AI रोबोटिक्स कर भी क्या सकती है अगर वो किसी चीज के अंदर इंप्लीमेंट की जाए। तो एप्लीकेशंस के बारे में जो है ठीक से सोचा नहीं जाता। अब पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, AI और मशीन लर्निंग जो है ये ऑलरेडी रेलवेज के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी स्केल पर यूज हो रही है। IRCTC का बैकएंड हो गया, रेलवे की शेड्यूलिंग हो गई, रेलवेज के अंदर जो स्टाफ का रोस्टर बनना होता है, ये कई सारी चीजें ऑलरेडी मशीन लर्निंग एंड AI के जरिए की जाती है। ऑब्वियसली बहुत बड़े लेवल पे नहीं की जा सकती, और कह सकते हो AI एक छोटा पार्ट है, एक्चुअली बिग डेटा एनालिटिक्स बड़ा पार्ट है उस चीज का। और मैंने वैसे एक वीडियो बनाई भी है कि इंडिया जो है अपनी रेलवेज के अंदर कैसे बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करता है बहुत सारी चीजों में एफिशिएंसी लाने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। हम इनफैक्ट दूसरे देशों को भी सिखा रहे हैं इन चीज़ों को यूज कैसे करते हैं। और अगर रोबोट्स की बात करें तो फिर मैं किस कॉन्टेक्स्ट में अभी बताऊँ आपको, अभी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो हम रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लातूर की कोच फैक्ट्री है, जो प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री है हमारी वैगन बनाने वाली वगैरह, वहाँ पे तो रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है। अभी जो डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजेशन मशीन्स होती है, क्रेन्स होती है, क्या इनको हम रोबोट्स बोल सकते हैं? तो ऐसी चीज़ें जो है कैसे हम बोले। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये है ह्यूमन एरर एक्सीडेंट्स से प्रिवेंट होंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि मशीन्स या फिर अब कहें तो नॉन ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट जितना बढ़ता है उतना एक्सीडेंट की संख्या कम होती है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट करना ज़रूरी होता है। अभी जो जैसे एक्सीडेंट भी जो हुआ था उड़ीसा के अंदर, वहाँ पर हमने क्लियरली देखा था कि वो एक फेल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए था। अगर लूप लाइन की तरफ में वो पॉइंट फोर्ड था तो सिग्नल लाल होना चाहिए था, लेकिन वो लाल नहीं हुआ और ट्रेन आगे बढ़ गई। इन चीज़ों के अंदर फिर फेलियर जब आता है तब डिफिकल्टी बनती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम किया गया था फेल से,
सेफ बनाने के लिए, लेकिन ऑन ग्राउंड वो चीज़ नहीं हो पाई। अब वो चीज़ ऑब्वियसली बाद में पता चलेगी, लेकिन कंक्लूजन इस सवाल का ये है कि कोई भी टर्म्स कहीं पे भी फेंकने से जो है उस चीज़ के एप्लीकेशंस वहाँ पे काम में आएंगे, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये कि कई बार एप्लीकेशंस हम सोचते हैं उसके ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो #AskPT के साथ में। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में।